नमस्कार, मैं हूं दीपाली नंदा। हम एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं आपकी कमाई बढ़ाने वाला हमारा पर्सनल फाइनेंस का स्पेशल शो योर मनी, जिसमें हम आपको न सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि आप अपनी बचत पर मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ये गुर भी आपको सिखाते हैं। तो अगर आप भी योर मनी में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। साथ ही 7045220000 पर आप हमें अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको याद दिला दें कि इस वक्त योर मनी फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। आप हमें यहाँ पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं और हमेशा की तरह कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा दर्शकों के सवालों का जवाब हम अपने एक्सपर्ट से योर मनी के आज के शो में जरूर लें। और बता दें, आज हमारे साथ है स्काई फाइनेंशियल्स फाउंडर एंड सीईओ मेहुल अशर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। हाय दीपाली। और मेहुल जी के साथ हम अपने व्यूवर्स के पोर्टफोलियो पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम लेकर आए हैं जो कि इस तरह से है कि कैसे ग्लोबल मार्केट में निवेश करने की सही स्ट्रैटेजी पर आप काम कर सकते हैं। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो निवेश की दुनिया सिर्फ दलाल स्ट्रीट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हम देख रहे हैं कि देश में बैठकर निवेशक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां जैसे कि एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसलिए आज हमने सोचा कि दर्शकों को विस्तार से बताएं कि ग्लोबल मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं तो इसका नफा नुकसान क्या है, S&P 500 क्या है, डाउ जोन्स और नैस्डैक में आखिर फर्क क्या है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि ग्लोबल मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं तो इसमें मौके ज्यादा है या फिर जोखिम। तो इन सभी सवालों पर हम बातचीत करेंगे मेहुल जी के साथ। तो सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर आप सरल भाषा में हमारे व्यूवर्स को बता दें कि जब हम ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो S&P 500 जो ये नाम है हम सबसे पहले दिमाग में आता है, तो आप हमें बताएं ये आखिर है क्या? ओके, सो S&P 500 जो है वो 500 अलग जो अमेरिका का बेस्ट 500 कंपनीज है, ठीक है, उनका एक इंडेक्स होता है। जैसे अपने यहाँ पे एक ब्रॉडर इंडेक्स जो है वो निफ्टी है, बट निफ्टी में एक 50 स्टॉक्स होते हैं, राइट। वैसे ही वहां पे S&P 500 क्योंकि वो 500 है तो काफी हद तक एक इकोनॉमी दर्शाता है, एक पता चलता है कि भी एक्चुअली मार्केट का बैरोमीटर क्या कर रहा है। सो दैट इज वाई S&P 500 बहुत ही लार्जली फेमस है और पूरा ग्लोबल बेंचमार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट सर, यहाँ पर अगर S&P 500 और डाउ जोन्स की बात करें तो इन दोनों में बड़ा फर्क क्या है? ओके, सो डाउ जोन्स जो है वो खाली बड़े जायंट्स जो पहले के 30 स्टॉक्स है, तो जैसे अपने यहाँ पे सेंसेक्स है, जो सेंसेक्स 30 स्टॉक्स पे है, तो आप बहुत रेगुलरली सेंसेक्स को चेक करते हैं, बहुत रेगुलरली उनको आप बैरोमीटर के जैसे चेक करते हैं। तो उसी तरह से मार्केट का मूड क्या है वो देखने के लिए आई थिंक डाउ जोन्स वो बेटर है। सबसे ओल्ड इंडेक्स है, उसको 1896 में बनाया हुआ इंडेक्स था, तो ऑब्वियसली एक पुराना है और बैरोमीटर के जैसे यूज किया जाता है मूड देखने के लिए। और S&P 500 जो है वो हम चेक करने के लिए करते हैं कि भाई एक्चुअली में इकोनॉमी में हो क्या रहा है। सर, ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर कोई भारतीय निवेशक यूएस इकोनॉमी पर दाव लगाना चाहता है तो इनमें से कौन सा इंडेक्स है जो बेहतर माना जा सकता है? ओके, सो अगर आपको जेन्युइनली अगर यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना है और दुनिया के पूरा एक मूड चेक करना है तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप S&P 500 को चेक कीजिए, S&P 500 के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और डेफिनेटली कौन से स्टॉक्स में आप ऑफ कोर्स ले रहे हैं, और अगर आपको कुछ स्टॉक्स नहीं समझ में आ रहे तो आप S&P 500 इंडेक्स पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर, यहाँ पर ये भी जानना चाह रहे थे कि अगर कोई सपोज डायरेक्ट स्टॉक नहीं खरीदना चाहता है, क्या ETF या फिर म्यूचुअल फंड्स के जरिए आगे बढ़ा जा सकता है? कुछ ऐसी संभावना? हाँ, ETFs के थ्रू हो सकता है डेफिनेटली। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है और अमेरिका में काफी हद तक, या फिर जो अपने यहाँ के जो ग्लोबल फंड्स है जैसे US फंड है यहाँ पे, तो उनके थ्रू भी हम FOF जो फंड ऑफ फंड्स जो कहते हैं उनके थ्रू भी एक इन्वेस्टमेंट का जरिया हो सकता है। ऑलराइट सर, अगर रिटर्न की बात की जाए तो जिस तरह से हम देख रहे हैं करेंसी मूवमेंट को, यानी कि जो डॉलर और रुपया जो एक्सचेंज रेट है उसका कितना असर रिटर्न पर पड़ता है? डेफिनेटली पड़ता है।
तो अगर जब डॉलर वीक होते जा रहा है और आपने अगर पहले से अपना कन्वर्जन किया हुआ है जैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आपने ऑलरेडी डॉलर्स खरीद के रखे हैं क्योंकि आप इन्वेस्ट तो वहां पे डॉलर में कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट डेफिनेटली पड़ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ का फंड ऑफ फंड्स ले रहे हो, तो यहाँ का फंड ऑफ फंड्स जब उसको इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको डॉलर का फायदा नहीं बट नुकसान हो रहा है। तो उस तरीके से डॉलर का करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर करेंसी इंपैक्ट कर रही है तो उसका इफेक्ट आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली आएगा। ऑल राइट सर, इसके अलावा अगर यूएस मार्केट की बात करें तो किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या करेक्शन आने पर आपको लगता है कि ये भारतीय निवेशकों के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है? एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है कि अगर करेक्शन आता है तो डेफिनेटली हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि डॉलर और वीक होगा, अगर आपको ये लग रहा है कि और रुपया ढीला हो जाएगा, तो डेफिनेटली करना चाहिए। पर अगर आपको ये लग रहा है कि भाई डॉलर अगर रुपी और स्ट्रांग होते जाएगा या डॉलर में करेक्शन जो है, जैसे अभी गवर्नमेंट जो है वो मेजर्स ले रही है ताकि रुपी का जो फॉल है वो कंट्रोल में आ सके, अगर वो चीज है तो इट डज नॉट मेक सेंस कि आप यूएस में ज्यादा इन्वेस्ट करें। लेकिन हाँ, कुछ फ्लेवर एज अ थीम आप डेफिनेटली रख सकते हैं कि आपको गूगल में पार्टिसिपेट करना है, या आपको एनवीडिया में लेके रखना है, या आपको फेसबुक में लेके रखना है, मेटा में लेके रखना है, तो आप डेफिनेटली थोड़ा सा फ्लेवर डाल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। बाकी जरूरत नहीं है। सर, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, अगर नास्डैक की बात करें तो हमने देखा है पिछले सालों, कुछ सालों में काफी तेजी में दिखाई दिया है। क्या इसके पीछे आप मानते हैं कि जो ये टेक कंपनियां एआई पर बेट लगा रही हैं वो एक बड़ा रोल इस पे निभा रहा है? तो नास्डेक जो एज इंडेक्स है वो काफी आईटी डिपेंडेंट है। सो इट्स लाइक हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला है। आईटी सेक्टर पे टेक सेक्टर के ऊपर है। टेक सेक्टर की पल्स बताता है। ठीक है, तो अगर आप डेफिनेटली आईटी सेक्टर, और क्योंकि लास्ट कुछ सालों में आईटी में एआई की वजह से और टेक्नोलॉजी इंक्रीजमेंट की वजह से जो बूम आया है वो डेफिनेटली इसीलिए आपको दिख रहा है। अगर आपका व्यू है कि आगे भी चल के एआई की इफेक्ट बहुत ज्यादा रहेंगे, तो यस डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट अच्छा है। सर, आखिर में आपसे यही जानना चाहेंगे, क्योंकि हर तरह के निवेशक हमारा ये शो देखते हैं, अगर ऐसे निवेशक जो एक लॉन्ग टर्म नज़रिया रखना चाहते हैं, खासतौर पर अगर हम ग्लोबल मार्केट इन्वेस्टमेंट की बात करें, उनकी तरफ से कौन सा इंडेक्स बेहतर है, और साथ ही साथ ऐसे इन्वेस्टर्स जिनका नज़रिया है शॉर्ट टर्म का, वो किस तरफ जा सकते हैं? अगर आपका नजरिया है शॉर्ट टर्म का, तो मेरे हिसाब से आपको इक्विटी मार्केट्स में होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आपका डेफिनेटली वोलेटिलिटी डेफिनेटली ज्यादा रहेगी। आपको अगर ट्रेडिंग ही करनी है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, वो ट्रेडिंग हो जाती है। अगर आपका लॉन्ग टर्म है और आपको लग रहा है कि यूएस की इकोनॉमी आपकी इकोनॉमी से बेटर बढ़ेगी, तो आप डेफिनेटली S&P 500 में देख सकते हैं। लेकिन मेरा अगर पर्सनल व्यू आप अगर लोगे तो हिंदुस्तान एज अ मार्केट डेफिनेटली यूएस से ज्यादा तेज दौड़ रहा है। तो आपकी अपॉर्चुनिटी अगर इंडिया, और आपको करेंसी रिस्क भी नहीं लेना है, तो बेटर है कि आप इंडियन मार्केट में निवेश कीजिए ज्यादा। आप पूरा ग्लोबल मार्केट में घूमने से आपका कॉस्ट फैक्टर भी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और रिटर्न्स उतने कम हो जाते हैं। चलिए सर, थैंक यू, काफ़ी बढ़िया तरीके से आपने समझाया कि अगर कोई निवेशक चाहता है ग्लोबल मार्केट में अपना दाव लगाना तो उसके लिए एक सटीक स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है। अब हमारे साथ कॉलर जुड़ना भी शुरू हो गए हैं। हमारे पहले कॉलर है रॉकी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। पूछिए अपना सवाल। बताएं। रॉकी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम। बताएं सर अपना सवाल। मैम मेरा 25,000 का सिप चल रहा है मंथली, जिसमें पीपीएफ है, प्राग फ्लेक्सी का है 7,000, निप्पॉन मल्टी कैप है 6,000, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 5,000 है, इन्वेस्को स्मॉल कैप में 3,000, और एनमो गोल्ड एंड सिल्वर में 2,000 है, एंड बंधन स्मॉल कैप में 2,000 है। एक डीएसपी का मल्टी एसेट है जिसमें कोपन के का इन्वेस्टमेंट है, जो कि मैंने अभी रोक रखा है। इसकी जगह मैं अभी गोल्ड एंड सिल्वर मोतीलाल ओसवाल में इन्वेस्ट कर रहा हूँ 2,000।
इसके अलावा सर मैम 2 इन्वेस्टमेंट और हैं। वन इज इन एफडी 10 लाख की, और एक इन्वेस्टमेंट है 10 लाख की पीएफ फंड में। तो मुझे जो पहला क्वेश्चन है मैम वो तो पोर्टफोलियो पे है कि अगर मेरे को किसी भी करंट स्कीम के अंदर कोई करंट एलोकेशन चेंज करना है। सेकंड क्वेश्चन है मैम 2 स्मॉल कैप हैं, एक में इन्वेस्को का है और एक बंधन स्मॉल कैप का, बट दोनों में ओवरलैप कम है। तो मेरे को किसी एक ही फंड में रहना है या फिर किसी दोनों में निवेश कर सकता हूँ? और तीसरा क्वेश्चन मैम सेम इसमें है कि डीएसपी मल्टी एसेट में अभी फंड को कंटिन्यू करूं या जो मैंने भी रोका हुआ उसको रहने दूं। मेरा जो अराउंड होरिजन है दैट इज अराउंड 10 ईयर का है। इसमें मेरा जो थॉट प्रोसेस है कि 10 ईयर तक आई विल डू द सेम शिप एंड विल वेट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर वन थिंग। ऑल राइट। तो जिस तरह से सर ये बता रहे हैं कि अभी जो सिप कर रहे हैं मंथली 22,000 की कर रहे हैं, पोर्टफोलियो में कौन से फंड्स ऐड किए हैं इसकी डिटेल आपके साथ है। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि एक मुश्त निवेश भी इन्होंने किया है। जो स्पेसिफिक सवाल इन्होंने पूछे हैं वो मैं आपको एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। ये 10 साल तक अपनी सिप को कंटिन्यू रखना चाहते हैं और साथ ही चाहते हैं कि इसके बाद जो नेक्स्ट 5 ईयर्स है उसके लिए ये इन्वेस्टेड रहे। तो ये जानना चाह रहे हैं कि जो अभी ये सिप कर रहे हैं उसके आधार पर ये कितना कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे। इसके अलावा अगर ये 15 साल तक सबको आगे कंटिन्यू करते हैं तब कॉर्पस में कितना डिफरेंस रहेगा। जो लक्ष्य इन्होंने रखा है वो 2 CR का है। तो आपकी तरफ से क्या राय रहेगी, किस तरह का फंड है, क्या इनको कुछ मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत है या नहीं पोर्टफोलियो में, बताएं। ओके, सो रॉकी साहब, आपका जो फंड्स है वो काफी ठीक ठाक है। वैसे आपने पीपीएफ में उसको 7,000 आपने जैसे इन्वेस्ट करके रखा है, तो जैसे वो डेट और गवर्नमेंट बैक जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया आपका। निपॉन मल्टी कैप जो है वो कोर होल्डिंग्स में आ जाता है, ताकि वो मल्टी कैप फंड है तो उसमें कुछ लार्ज कैप भी आ जाते हैं, कुछ मिड कैप भी आ जाते हैं और शायद कुछ स्मॉल कैप भी आ जाएंगे। दूसरा जो है वो मोतीलाल ओसवाल का जो आपने मिड कैप रखा है वो मिड कैप फंड है आपके लिए, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ग्रोथ विल बी बेटर। और जैसे आपने मोतीलाल ओसवाल का गोल्ड और सिल्वर जो एफओएफ रखा है जिसमें कॉम्बिनेशन दोनों है, सिल्वर भी है गोल्ड भी है और एफओएफ है, इसलिए आपका दोनों तरीके से सिल्वर या गोल्ड जिसमें बुलिशनेस हो जाती है वो फंड मैनेजर उस तरीके से बैलेंस कर सकता है। तो पोर्टफोलियो काफी हद तक बैलेंस्ड है आपका, ठीक है, और आपने इन्वेस्ट भी काफी ठीक किया है। खाली एक आध चीज मैं आपको बताऊंगा, वो ये है कि अगर आपके पास जैसे इन्वेस्को है और बंधन है, दोनों ही स्मॉल कैप फंड है लेकिन दोनों ही ठीक ठाक कर रहे हैं, उतना बेटर नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप वो दोनों को मर्ज करके अगर एक निपॉन स्मॉल कैप में शिफ्ट कर सकते हैं तो वो शायद थोड़ा बेटर रहेगा आपके लिए। दूसरा जो आपने पूछा वो डीएसपी मल्टी एसेट जो आपने रोक दिया है, मेरे हिसाब से अभी के लिए उसको रहने दीजिए। आप उसमें वापस फिर से सिप मत स्टार्ट कीजिए और अगर आप थोड़ा मॉनिटर कीजिए, अगर वो ठीक नहीं कर रहा है तो उसमें से एग्जिट मार के आप वापस एक अपना डाइवर्सिफाइड फंड्स में आ जाइए। दूसरा जो आपने मेरे को पूछा कि आपका टारगेट जो है कि 2 करोड़ का टारगेट के आसपास आपका जो 25,000 का एसआईपी है 15 साल में, अगर हम 12% के हिसाब से अगर हम उसका ये पकड़े, मल्टीप्लायर पकड़े, ठीक है, तो आपका ऑलमोस्ट रीच तो डेफिनेटली हो ही जाएगा, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप थोड़ा सा एसआईपी उसको इंक्रीज करके जो 2 करोड़ को पहुंचाने के लिए, क्योंकि सी आप अगर 14-15% रिटर्न मिल गया तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो 12% रिटर्न पे हम जो थंब रूल पे पकड़ते हैं तो शायद अगर एसआईपी आप अपनी 25,000 से इंक्रीज करके 35 कर सके तो आई थिंक उससे बेटर आपको बफर भी मिल जाएगा और आपका टारगेट अचीवमेंट में काफी ईज पड़ेगा। सो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको यही समझना चाहिए। हाँ, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट ऐसा भी है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में आपने किया है तो आपको ग्रोथ शायद 14-15% मिल जाए, लेकिन हम वो कैलकुलेशन के हिसाब से वो नहीं इस वक्त पकड़ सकते। सो हम ये पकड़ के रखेंगे कि हम 12% के हिसाब से पकड़े और तो आपने अपना एसआईपी थोड़ा सा इंक्रीज कर ले, पोर्टफोलियो विल डेफिनेटली ग्रो फास्टर। ऑल राइट, तो आपको टॉप अप करने की यहाँ पर सलाह है। जिस तरह से 2 CR का आपने लक्ष्य रखा है अगले 10 सालों के लिए, तो यहाँ पर अगर आप 35,000 के करीब सिप करते हैं तो लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से आपको हमारे एक्सपर्ट की तरफ से एडवाइस दी गई है कि कौन से मॉडिफिकेशन है जो इस वक्त आपके पोर्टफोलियो में ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारे साथ रायपुर से संदीप कुमार जुड़ गए हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है योर मनी में। बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं।
थैंक यू मैडम। मैंने एक मेल किया था। मेरे एज 45 ईयर्स है और मैं 50 में रिटायर होना चाहता हूँ। मेरे पास 2 पोर्टफोलियो बना के रखा हूँ मैं। एज पर 2 टारगेट है। एक टारगेट है आफ्टर 30 ईयर्स में टारगेट 3 करोड़ है और आफ्टर 20 ईयर्स टारगेट 2 करोड़ है। और साथ में एनपीएस में 25 लाख का इन्वेस्टमेंट है और करंटली कोई सिर्फ रनिंग नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो पोर्टफोलियो सही है कि इसमें कुछ ऑल्टरेशन करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो आप एक ही वक्त पर 2 पोर्टफोलियो पर काम कर रहे हैं, राइट? जी मैम, एज पर 2 टारगेट रखा हूँ मैं ईयर का। एक 20 आफ्टर 20 ईयर्स और एक आफ्टर 30 ईयर्स। तो सर काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा है 20 साल के नज़रिए से और साथ ही साथ 30 साल के नज़रिए से भी रखा है, पोर्टफोलियो ए एंड पोर्टफोलियो बी। क्या कुछ इनकी इन्वेस्टमेंट है, अलग अलग फंड्स की डिटेल्स आपके पास मौजूद है? तो सर क्या राय रहेगी, जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये 50 के बाद ही अपनी रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, तो क्या इनके लिए ईजी हो जाएगा इस तरह का कॉर्पस इकट्ठा करना? जी बिल्कुल, उन्होंने अच्छा इन्वेस्टमेंट करके रखा है और एक तरीके से अच्छी तरीके से रखा है कि भी 2 अलग-अलग पोर्टफोलियो उसने सेपरेट करके रखे कि 2 अलग-अलग गोल्स के हिसाब से, कि भई एक उनका पहले रिटायरमेंट के बाद आप सिस्टमैटिक विथड्रॉल से आप प्लान करके निकालेंगे और फिर उसके बाद दूसरा वाला पोर्टफोलियो निकालेंगे जो ऑलमोस्ट 30 साल के बाद। सो उनका जो टारगेट इस वक़्त जो है, उनका करंट पोर्टफोलियो लगभग 22 लाख के हिसाब से पोर्टफोलियो ए में चल रहा है और उनका टारगेट जो वहाँ पे है वो लगभग 3 करोड़ का है। लेकिन अगर हम सिंपल 12% के हिसाब से भी अगर हम कैलकुलेशन करने जाएँगे तो इनका ऑलमोस्ट डबल के ऊपर हो जाएगा। ये ऑन एन एवरेज 6.5 करोड़ का उनका ग्रोथ डेफिनिटली हो सकता है इनके पोर्टफोलियो में। और जो दूसरा पोर्टफोलियो है जहाँ पे उनका टारगेट 2 करोड़ का है, वहाँ पे भी ग्रोथ अगर हम बेसिक जो 34 लाख अभी इस वक़्त है, वो बेसिक ग्रोथ पकड़ेंगे तो भी 3.5 करोड़ के आसपास 20 साल के अंदर वो टारगेट पहुंच सकता है। सो उनका जो 2 करोड़ का टारगेट है वो भी पूरा हो जाएगा। सो आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम इन हिज टारगेट और टारगेट के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट करके रखा है, अगर हम एसआईपी नहीं भी पकड़ते हैं अभी इस वक्त कोई भी, तो भी पहुंच जाएगा। मैं एक सजेशन इनके डेफिनेटली दूंगा कि आपके 2 जो पोर्टफोलियोज में है, वो मिला जुला के लगभग 19 फंड्स है। वो कुछ ज्यादा ही फंड्स है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 8 से 10 फंड के अंदर आप कंसोलिडेट कर लीजिए। वो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि डुप्लीकेशन में भी आपका रिडंडेंसी आ जाती है, उसमें कोई ज्यादा मतलब फायदा नहीं होता, उल्टा और कॉम्प्लिकेटेड और या ग्रोथ को स्लो डाउन कर देता है। तो बेटर है कि आप अबाउट 8 से 10 फंड्स को लेके आ जाइए और थोड़ा सा चेंज कीजिए। एनपीएस का मैंने फिगर अभी कैलकुलेट नहीं भी करते हैं तो उसका जो 25 लाख के हिसाब से वहां पे भी आपका जो ग्रोथ आएगा, जब आप 60 की एज में अगर आप विड्रॉ करते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा बोनस है। तो अगर बाय चांस उनके पोर्टफोलियो में शायद मार्केट कुछ प्लस माइनस कर ले और उनका पोर्टफोलियो नहीं परफॉर्म करे या उतना ज्यादा नहीं रिटर्न दे पाए, तो वहां से कॉम्पेंसेशन डेफिनेटली हो जाएगा। सो और दूसरा एक जो फंड में चेंजेस की मैं जो बात कर रहा हूं, वो ऐसा है कि अगर आप जो एक्सिस लार्ज कैप में है उसको आप स्विच करके मिराई या एचडीएफसी टॉप 100 में जा सकते हैं। आपका डीएसपी का सेक्टोरियल फंड में लगा हुआ है वो, और जो कोटक बैफ में है, आई थिंक बैफ से इस वक्त निकाल के, विच इज अ बैलेंस एडवांटेज फंड जो आपका है, उसमें से आप अभी इस वक्त निकाल लीजिए और उसको एक डाइवर्सिफाइड फंड में डाल दीजिए और आपके जो 2 या 3 स्मॉल कैप फंड्स है उसको एक कंसोलिडेट करके एक एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में, सिंगल फंड में डाल दीजिए। तो आपका ग्रोथ और जो बैफ वाला जो सिनारियो है जहां पे आपको कंजर्वेटिव होना है, क्योंकि वो अभी बहुत कंजर्वेटिव, आपका हॉराइजन बहुत लंबा है, तो वो आप लास्ट 5 साल में आप उसको शिफ्ट करके बैफ में शिफ्ट कर सकते हैं ताकि आपका विड्रॉल जो है तभी स्टेबलाइज ज्यादा हो जाए ताकि मार्केट वोलेटिलिटी से निकल जाए। लेकिन इस वक्त बैफ में देखिए कोई मतलब नहीं है, आप इस वक्त अग्रेसिव फंड में जा सकते हैं और उसका पोर्टफोलियो उस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो दोनों ही पोर्टफोलियो जो आपने बनाए हैं, पोर्टफोलियो ए एंड बी, दोनों में कंसोलिडेशन की ज़रूरत है। किन फंड से आप मर्ज कर सकते हैं, कहां पर बदलाव कर सकते हैं, वो पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। एक बार फिर से शुरुआत करते हैं सर, हमारे साथ कॉलर जुड़ना शुरू हो गए हैं। अगले कॉलर हमारे साथ है गुजरात से राहुल त्रिपाठी। राहुल जी, स्वागत है आपका योर मनी में। क्या पूछना चाहते हैं? मैम, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ SIP 60,000 पर मंथ। तो मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है और
इसमें क्या है, मोतीलाल ओसवाल में 2024 अप्रैल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, निगेटिव में है रिटर्न में। कंटिन्यू करना है या वो फंड में जाना है? उसमें अभी तक 3 लाख समथिंग का हो गया है वैल्यू। ऑल राइट, तो पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं मेहुल जी, और जिस तरह से हम देख पा रहे हैं ये मंथली सिप कर रहे हैं 60,000 की। अभी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 25,45,000 के करीब है। और खास बात ये है कि इन्होंने अपना फाइनेंशियल टारगेट के साथ साथ जो गोल सेट करे हैं, जिसमें ये चाहते हैं कि 11 साल पहले बच्चे की पढ़ाई, मतलब 11 साल के जो इनका बच्चा है उसकी पढ़ाई के लिए इनको 70 लाख रुपए चाहिए। वहीं 15 साल में इनको दूसरे बच्चे की पढ़ाई के लिए 1 CR चाहिए। और इन्होंने डिसाइड किया है कि 14 साल में रिटायरमेंट लें, और उसके लिए इन्होंने 6 CR का लक्ष्य रखा है। तो क्या कुछ आपकी तरफ से एडवाइस रहेगी, क्या कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है? साथ ही साथ टाटा स्मॉल कैप में चाहते हैं कि क्या ये जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने रोक दिया था दोबारा से कंटिन्यू करें? मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में निवेश करना चाहिए कि नहीं? तो किस तरह से इनका जो फंड है, जो सिलेक्शन है, क्या उसमें किसी तरह की ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही है? ये तमाम सवाल है जो अपने पोर्टफोलियो से जुड़े आपसे जानना चाह रहे हैं। जी, जो उनका जो टारगेट है, जो पहला गोल है, दैट इज अ किड, जो पहला वाला बच्चा जो है उनका 11 साल में उनको 70 लाख है। अगर वो 15,000 रुपए की SIP भी करते हैं तो उनका टारगेट अचीव हो जाएगा ऑफ 70 लाख। सेम थिंग अगर उनका जो सेकंड चाइल्ड है, सेकंड चाइल्ड का भी अगर हम 1 करोड़ का टारगेट पकड़े तो 20,000 की SIP के ऊपर नंबर ऑफ ईयर्स में वो कवर हो जाएगा उनका। लेकिन जो रिटायरमेंट कॉर्पस का जो टारगेट है, जो 6 करोड़ का है, ठीक है, वो थोड़ा सा डाइसी है वहां पे, क्योंकि उनका जो अगर हम SIP पकड़ने जाएं तो वहां पे शॉर्टफॉल डेफिनेटली पड़ेगी। तो वहां से कम हर साल, अगर हर सालों साल जो करंट SIP है वहां से 10% आप एनुअली इंक्रीज करते जाओ तो आपका 6 करोड़ का टारगेट विल बी लुकिंग मोर रियलिस्टिक। नहीं तो आपका डेफिनेटली रिटायरमेंट कॉर्पस में, क्योंकि आपका दोनों बेटों का आप अगर कॉर्पस निकाल लेंगे तो डेफिनेटली रिटायरमेंट कॉर्पस में वो शॉर्टफॉल पड़ेगा। तो वो एक चीज डेफिनेटली आपको देखनी है। और दूसरा चीज मैं ये बताऊंगा कि हाँ, उनके बहुत सारे फंड्स जो है वो आपको कुछ ज्यादातर आप होल्ड कर सकते हैं। जहां पे डबल फंड्स है उसको कंसोलिडेशन कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा फंड्स है, ठीक है। और यहाँ पे आपने FOF इंटरनेशनल फंड्स डाल के रखे हैं तो वहां पे टैक्सेशन आप एक बार डेफिनेटली चेक कर लीजिए, क्योंकि और ELSS में जहां पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है, अगर आपका वक्त पूरा हो गया है, 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड खत्म हो जाता है, तो आप वहां से भी एक एग्जिट करके बाहर आके उसको आप मर्ज कर दीजिए फंड्स में और डाइवर्सिफाइड फंड्स में रखिए। आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो शुड नॉट बी मोर देन 8 to 10 फंड्स। 10 भी बहुत ज्यादा है, लगभग 7 से 8 फंड का पोर्टफोलियो बहुत अच्छा होगा, हेल्दी होगा, और मिक्स पोर्टफोलियो होना चाहिए आपका डाइवर्सिफाइड और मिड कैप में। तो ऑल राइट, तो यहाँ पर भी कंसोलिडेशन की सलाह दी गई है। और जिस तरह से मेहुल जी ने आपको बताया कि 6 CR का जो आपने रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल गोल सेट किया है, इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप सिप में स्टेप अप ज़रूर करें। और यहाँ पर सर अब वक्त कम ही बचा है, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे टॉप 4 फंड्स। ओके, सो टॉप 4 फंड्स ऐसे तुम्हें जनरली यू कांट से कि भाई ये टॉप है या वो टॉप है। हर कैटेगरी में अपने ही लेवल के फंड्स होते हैं। तो ऐसा है कि अगर आप सपोज कोई नया बंदा इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है या नया इन्वेस्टमेंट डाल रहा है, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई आप लार्ज कैप के 2 फंड ले लीजिए अपने पोर्टफोलियो में, एक मिड कैप लीजिए। जैसे कि आप लार्ज कैप ले रहे हो तो निपॉन और ICICI लार्ज कैप है, या आप मिड कैप ले रहे हो तो आप MO या निपॉन का मिड कैप फंड ले सकते हैं, या निपॉन मल्टी कैप फंड्स अगर आपको मिक्स ये चाहिए, या HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। तो इनमें से आप अगर नई SIP शुरू कर रहे हैं या नई तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें तो आप इनमें से फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट मेहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज योर मनी में आने के लिए आपने वक्त निकाला। साथ ही साथ हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से पोर्टफोलियो से जुड़े सवाल आप हमें भेजते रहे। फिलहाल के लिए इजाजत दें, नमस्कार।